बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है उसका नाम है आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा और उसके स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में समझा कि किस तरह से मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके इसमें ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स की हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है या जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो मुख्तलिफ होता है और ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं या हम इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका C6H12O6 होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर होती है और उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है जबकि फ्रक्टोज एक कीटो शुगर होती है यानी उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। इस तरह से ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे से स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं जबकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही C6H12O6 बनता है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल को भी ग्लूकोज में ही देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन उनका जो रिलेटिव अरेंजमेंट होती है, किस चीज़ की अरेंजमेंट, हाइड्रोजन और OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है 3D स्पेस के अंदर वो एनोमेरिक और एसिमेट्रिक कार्बन में डिफरेंट होती है। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कि अगर हम रिंग स्ट्रक्चर में देखें मोनोसेक्राइड्स में तो जो कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर जिस कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है जहां से डिराइव हो रहा होता है कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन का या फिर एल्डिहाइड का, यानी उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ओपन चेन में जो है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसको हम C1 कहते हैं ग्लूकोज एंड राइबोज में और उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पर आपको रेड कलर के स्टेरिक से जो है वो शो किया गया है जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, उस फर्स्ट कार्बन को जो है वो एनोमेरिक कार्बन कहा जा रहा है। एसिमेट्रिक कार्बन की अगर हम बात करें तो ये वो कार्बन होते हैं जो जिनके इर्द गिर्द 4 बॉन्डिंग, यानी एक कार्बन जो है वो अगर 4 बॉन्डिंग बना रहा होता है तो उसको जो है वो हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लूकोज 4 कार्बन एटम्स C1, C2, C3, C4 एंड C5। इस डायग्राम के अंदर आप देखें यहाँ पर C2, C3, C4, C5 ये जो है वो 4 बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4। तो C2 जो है वो उसके इर्द गिर्द ग्रुप में जो है वो 4 बॉन्डिंग बन रही है। इसी तरह से C5 में भी 4 बॉन्डिंग बन रही है। तो जो भी 4 बॉन्डिंग बनाने वाले कार्बन हैं C2, C3, C4 और C5 जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाते हैं। और जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है या सेकेंड लास्ट इन कार्बन चेन C5 is called ultimate carbon. In monosaccharides, the number of stereoisomers actually depends upon the number of asymmetric carbon. मोनोसेक्राइड्स में जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो दरअसल डिपेंड कर रहे होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर कि कितने एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला 2n के जरिए से, जहां पर n जो है वो आपको नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बता रहा होता है कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं इस एटम में। लिहाजा ग्लूकोज जो है वो उसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो उनको आप क्लासिफाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो जिनमें हाइड्रोजन ग्रुप की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है C1 के ऊपर, यानी C1 जो एनोमेरिक कार्बन है या पेंटोज के अंदर या फिर हेक्सोज के अंदर जो C1 कार्बन होता है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और उस पोजीशन की बेस पर उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, या हम उसे अल्फा ग्लूकोज कहते हैं या फिर बीटा ग्लूकोज, या अल्फा आइसोमर्स कहते हैं या बीटा आइसोमर्स कहते हैं। अब उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपको C1 कार्बन पे डाउनवर्ड मौजूद मिलेगा यानी नीचे की तरफ होगा तो उस शुगर को आप अल्फा शुगर कहेंगे या अल्फा आइसोमर्स कहेंगे, और अगर OH ग्रुप जो है वो अपवर्ड प्रेजेंट होगा C1 में तो हम उसे बीटा शुगर या फिर बीटा आइसोमर कहेंगे।
इसको आप इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज इसे कहा हुआ है, जिसमें आपको एनोमर्स में यानी एनोमेरिक कार्बन पे यानी C1 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डाउनवर्ड नजर आ रही है, और बीटा ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अपवर्ड नजर आ रही है। लिहाजा इस बेस पर आप इसको क्लासिफाई कर देते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में। सेकेंड ग्रुप इसका है एनेंटोमर्स। एनेंटोमर्स जो है वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड एनेंटोमर्स। ये इमेजेस आपको बिल्कुल ऐसे नजर आ रही होती हैं जैसे मिरर इमेजेस होती हैं, लेकिन बेसिकली वो स्ट्रक्चरली जो है वो मिरर इमेजेस नहीं नजर आ रही होती हैं। यानी मिरर इमेज का क्या मतलब है कि आपको शीशे में बिल्कुल वैसी ही शक्ल नजर आए जैसे कि है, लेकिन ओरिजिनली आपको जब मिरर में शक्ल नजर आती है, जो भी फेस आपको नजर आता है वो क्या होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एनेंटोमर्स भी इसी तरह से हैं। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें एनेंटोमर्स की एग्जांपल में डी डेक्स्ट्रो एंड एल लीवो आइसोमर्स जो होता है ग्लूकोज का, जिसमें डी आइसोमर्स जो है वो राइट हैंडेड कहलाता है और एल आइसोमर्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। In D glucose penultimate carbon C5 has OH group on right side। D ग्लूकोज में जो C5 के ऊपर OH ग्रुप मौजूद होता है वो राइट साइड पर होता है, जबकि L ग्लूकोज में पेनल्टीमेट कार्बन यानी जो C5 के ऊपर जो कार्बन होता है वहां पर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। और इस तरह से तकरीबन 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं ग्लूकोज के, जिनमें से 8 जो है वो एनेंटोमर्स हैं दूसरे 8 के। एनेंटोमर्स मतलब आपको उसको जब आप उसको जो है वो दूसरे कार्बन को दूसरे ग्लूकोज के एटम को देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको वैसा लगेगा जैसे कि आप उसको सेम देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसमें क्या होगा कि एक OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरा राइट साइड पे होगा। यहाँ पर आपको ग्लूकोज की एग्जांपल देकर बताया गया है, जिसमें एनेंटोमर्स की एग्जांपल दी गई है, और इसमें ये जो C5 के ऊपर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर राइट साइड पे मौजूद है, और यही आपको ये दरमियान में जो है वो मिरर इमेज दिखाई गई है कि बिल्कुल सेम आपको इमेज नजर आ रही है, जिसमें ये CHO है, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर HO लेफ्ट साइड पर आ गया है और इसमें लेफ्ट HO जो है OH जो है वो राइट साइड पर आ गया है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये आपको मिरर इमेज की तरह का जो है वो नजर आ रहा है, जिसमें लेफ्ट साइड आपको राइट साइड पे नजर आती है मिरर में और राइट साइड आपको लेफ्ट साइड पर नजर आती है। तो ये एग्जांपल दी है एनेंटोमर्स की, जिसमें आपको OH ग्रुप C5 के ऊपर जो है वो एक OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है और एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पे नजर आ रहा है। ग्रुप को अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स का तीसरा ग्रुप देखें तो वह डाई स्टीरियो आइसोमर्स। डाई स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो डिफरेंट पोजीशन ऐसे स्टीरियोमर्स होते हैं जिनमें H की और OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है एट मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन में एक से ज्यादा जगह पर जो है वो डिफरेंट होती है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, अनलाइक इन एंटियोमर्स में सिर्फ आपको स्पेसिफिक C5 का बताया गया था, जबकि डाई स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज। ये मिरर इमेज नहीं होती है एक आपस में एक दूसरे की, जैसे कि डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोज आर डाई स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप यहाँ पर इसकी डायग्राम में इसके आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में जो है वो देख सकते हैं डी ग्लूकोज और डी एल्टोज में आप इसकी जब OH ग्रुप की पोजीशन देखेंगे तो OH ग्रुप इसका C5 पर है, यहाँ पर भी इसका OH ग्रुप जो है वो C5 पर है, लेकिन इस जगह पर इसका OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। C4 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे चला गया है और C4 कार्बन पे डी एल्टोज में OH ग्रुप राइट साइड पर आ गया है। तो डाई स्टीरियो आइसोमर्स की आपको डेफिनेशन यही बताई जा रही है कि H और OH ग्रुप की पोजीशन एसिमेट्रिकल कार्बन में, किसी भी एसिमेट्रिकल कार्बन में पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। एपीमर्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एपीमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट रखते हैं। उनकी जो H और OH ग्रुप की पोजीशन है
या उनकी जो अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम में सिर्फ एक जगह पे जो है वो सेम होती है, बाकी सब जगह डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमर्स को हम एपीमर्स कहते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल डी ग्लूकोज और डी मैनोज की नजर आएगी। डी ग्लूकोज और डी मैनोज में जो आपको C5 के ऊपर OH ग्रुप नजर आ रहा है उसकी पोजीशन सेम है, जबकि बाकी जितने भी एसिमेट्रिकल कार्बन हैं जिसमें C4, C3, C2 हैं, उनमें OH और AH ग्रुप जो है वो अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स हैं और हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 सेक्राइड्स के यूनिट्स जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड्स बना लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेक्राइड्स यूनिट्स, और इन सेक्राइड्स यूनिट्स की बेसिस पर या इन सेक्राइड्स यूनिट्स के नंबर की बेस पर ओलिगोसेक्राइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स और टेट्रासेक्राइड्स के अंदर। एंड द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर डाइसेक्राइड्स, और इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो डाइसेक्राइड शुगर होती है। तो हम इस डाइसेक्राइड शुगर को भी, तो इन तीनों में सबसे कॉमन शुगर जो है वो डाइसेक्राइड शुगर होती है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आइसोमर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया और आइसोमर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन की कि किस तरीके से क्लासिफाई करके हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मोनोसेक्राइड्स को के आइसोमर्स को देख सकते हैं और वो किस तरह आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं फार्मूले के लिहाज से, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिहाज से सेम, बट स्ट्रक्चरली जो है वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होकर वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अल्लाह हाफिज़।